बैंक के फाइनल अकाउंट्स को सीखने में कई तरह के लोगों को दिलचस्पी होती है, जैसे बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी, अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, या बैंकों के शेयरों या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर, या फिर कोई भी। बैंकों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी अधिकारी अकाउंटेंसी की पढ़ाई नहीं किए हुए होते हैं। इससे उन्हें बैंकों के टॉपिक्स को समझने में मुश्किल पेश आती है। मैं विनय अग्रवाल, मैं बैंकिंग और इससे जुड़े विषयों पर ऑडियो और वीडियो मैसेज बनाता हूं, जो कि आसानी से समझे जा सकते हैं। आज हम बैंक के फाइनल अकाउंट्स का निर्धारित फॉर्मेट देखेंगे। कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। नया कंपनीज एक्ट 2013 है और फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट इसके शेड्यूल 3 में दिया गया है। लेकिन बैंकों के फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया हुआ है, क्योंकि भारत में काम करने वाले सभी कमर्शियल बैंक इसी बीआर एक्ट से ही गवर्न होते हैं। बैंकों के फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बीआर एक्ट के शेड्यूल 3 में दिया गया है। इसमें दो फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी। दोनों में ही कई शेड्यूल भी दी गई हैं। फॉर्म ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ये वही फॉर्मेट है जो बीआर एक्ट के शेड्यूल 3 के फॉर्म ए में दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 5 शेड्यूल दी गई हैं। इन पांचों शेड्यूल के नाम बड़ी आसानी से याद भी रखे जा सकते हैं। पहला है कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा है डिपॉजिट्स, चौथा है बोरोइंग्स और पांचवा है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इन सबके पहले अक्षर याद रखने से यह फॉर्मेट ध्यान में रह सकता है। पहले अक्षर हो गए CRDBO, CRDBO। तो ये तो हो गया बैलेंस शीट का लायबिलिटीज वाला पार्ट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इसी तरह से हम असेट्स वाला हिस्सा भी देख सकते हैं। असेट्स में शेड्यूल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिए हुए हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट का ही एक पार्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटीज और बिल्स फॉर कलेक्शन। यह शेड्यूल नंबर 12 है। इसमें नीचे दिया हुआ है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, यह शेड्यूल नंबर 17 है। और नोट्स टू अकाउंट्स, यह शेड्यूल नंबर 18 है। इसमें शेड्यूल नंबर 6 है कैश एंड बैलेंसेज विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 7 नंबर है बैलेंसेज विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। 8 नंबर है इन्वेस्टमेंट्स। 9 है एडवांसेस। 10 है फिक्स्ड असेट्स और 11 है अदर असेट्स। इनको हम याद रख सकते हैं CBIAFO। इन पहले अक्षरों को याद रखने के लिए हम कोई अपने मन मुताबिक कोई भी एक्सपेंशन मन में ध्यान में रख सकते हैं, CBI और AFO। शेड्यूल 3 के पार्ट बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है, जो कि यहां दिखाया गया है आपको। इसमें 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 और 16। शेड्यूल नंबर 13 और 14 इनकम में दिखाए हैं, यानी इंटरेस्ट अर्न्ड इनकम और अदर इनकम। इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम है वो अदर इनकम हो गई। ये शेड्यूल नंबर 14 में है। इसी तरह से एक्सपेंडिचर में 2 शेड्यूल हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और इसके अलावा बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम और इसमें से एक्सपेंडिचर का जो अंतर होता है वही प्रॉफिट होता है। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लॉस। हमने अब तक जो 18 शेड्यूल देख ली, उनको अच्छी तरह समझ लेने से और इसके अलावा प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन को समझ लेने से हम बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को
अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रॉफिट को कई जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे नेट प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ले जाया जाता है और 10% जनरल रिजर्व फंड में ले जाया जाता है।